अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था, और आज लिमिट ऑफ द फंक्शन पे कुछ रूल्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इन रूल्स को हम हर एक एग्जांपल में फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, अगर हमारे पास f of x इज इक्वल टू k है, k मीन्स एनी रियल नंबर्स। अगर हम दोनों साइडों का लिमिट ले लें, लिमिट x टेंड्स टू c f of x दिस इज इक्वल टू, तो इस k का भी हम लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c दिस इज इक्वल टू k। यानी अगर हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट फंक्शन है और हम दोनों साइडों पे लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं तो इस कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी लिमिट ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज अगेन कांस्टेंट। दूसरा हमारे पास है लिमिट रूल, यानी अगर हमारे पास कोई सा भी फंक्शन x है, फंक्शन में x यानी एक टर्म है और लिमिट x टेंड्स टू c है, तो हम इस x की जगह पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करके इसका रिजल्ट आएगा c, यानी लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ x दिस इज इक्वल टू c। इसके बाद है मल्टीपल रूल, यानी अगर किसी फंक्शन के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम किस तरह लेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू c k इनटू f of x, यानी k जो है ये एनी रियल नंबर है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लिमिटिंग वैल्यू में इस k को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि कांस्टेंट वैल्यू का जो लिमिट है वो भी वही कांस्टेंट टर्म आता है, तो इस k को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी k into limit of the function f of x at x is equal to c। अब k तो अपनी जगह पे है और हमारे पास f of x यानी इस फंक्शनल वैल्यू की जो लिमिटिंग वैल्यूज है वो हमारे पास c है। फिर इसके बाद है सम और डिफरेंस रूल, यानी अगर हमारे पास दो या मोर देन टू फंक्शन ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और हम इसकी लिमिटिंग वैल्यूज ले रहे हैं तो हम किस तरह लेंगे, यानी हमारे पास दो फंक्शन f of x और g of x ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है और सामने से हम इसका लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली f of x के साथ भी लिमिट लेंगे और हम क्या करेंगे, ये g of x जो है इसके साथ भी लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, यानी हर एक फंक्शन के साथ आपने लिमिटिंग वैल्यू लेके इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद अपने रिजल्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर 5 पे है पॉलिनोमियल रूल, यानी अगर हमारे पास कोई सभी पॉलिनोमियल है, इधर मैंने लिखा है कि इफ p of x is a polynomial, अगर पॉलिनोमियल है, कोई सभी पॉलिनोमियल है और हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू c से ली है, तो हम इस x की जगह पे वो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू c p of x दिस इज इक्वल टू p of c। प्रोडक्ट रूल, अगर हमारे पास टू या मोर देन टू फंक्शन इस तरह है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने हर एक फंक्शन के साथ लिमिटिंग वैल्यू लेना है। देखो इधर ये दो फंक्शन f of x और g of x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर से इसकी लिमिटिंग वैल्यू ली जा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि f of x के साथ भी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे और g of x के साथ भी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारा है कोएफिशिएंट रूल, यानी अगर हमारे साथ कोई से भी दो फंक्शन f of x डिवाइड बाय g of x यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है और इन सब का हम लिमिट ले रहे हैं, इन सब का हम क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, तो ये लिमिट न्यूमरेटर के साथ भी हम लेंगे और ये लिमिट डिनोमिनेटर के साथ भी हम लेंगे, ऊपर से जो रिजल्ट आएगा फिर डिनोमिनेटर के रिजल्ट पे इसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद है पावर रूल, यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कोई पावर बन रहा है, एक्सपोनेंट है और बाहर से इसकी लिमिटिंग वैल्यू ली जा रही है, यानी लिमिट x टेंड्स टू c f of x होल की पावर n, तो ये लिमिट इसके अंदर चला जाएगा, यानी ये इसको तुमको इफेक्ट नहीं करेगा, लिमिटिंग वैल्यू जो है ये फंक्शन के साथ आ जाएगी, हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो हम फिर इसके बाद इसका x को जो है यानी लिमिटिंग वैल्यू का जो एक्सपोनेंट बन रहा है, पावर बन रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास है इक्वल फंक्शन रूल, अगर हमारे पास कोई सी भी फंक्शन है और वो बराबर है, फॉर एग्जांपल एक है f of x और दूसरा है g of x और f of x और g of x बराबर है और हम इसका लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, तो आफ्टर लिमिटिंग वैल्यू जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी आपस में इक्वल होगा, बशर्ते कि आप दोनों साइडों का एक ही लिमिट ले लो। यहाँ पे आपने लिमिट x टेंड्स टू c लिया है तो इधर भी आप लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू c लोगे।
इन रूल्स को हम एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सीक्वेंस का, कि सीक्वेंस क्या है। हम सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस व्हाट इज सीक्वेंस। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है। मैं एक दफा फिर रिमाइंड कर रहा हूं आपको कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस किस तरह डिस्कस किया है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस को इस तरह डिस्कस किया है कि सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। इस तरह भी आप लोगों ने डिफाइन किया है, या आप लोगों ने इस तरह भी डिफाइन किया है कि सीक्वेंस इज एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स। यानी आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है। अब चूंकि हमारा सेकेंड ईयर है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या है, सीक्वेंस इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the set of non-negative integers and range is the subset of all real number। या सिर्फ रियल नंबर, रियल numbers। यानी a real valued function whose domain is the set of non-negative integer। यानी non-negative integer क्या है, non-negative integer 0 और 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये है कि होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी a real valued function whose domain is the set of non-negative means 0 1 2 3 up to so on, यानी होल नंबर। यानी डोमेन आपका ये सेट हो और इसका जो रेंज है, रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज आ रहा है वो क्या हो, वो आपके पास एनी रियल नंबर हो। अब यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब यह है कि डोमेन भी रियल होगा और इसका जो रेंज आ रहा है वो भी रियल होगा। इस किस्म के फंक्शन का नाम है रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन यहां पे थोड़ी कुछ एम्बिग्विटी है जीरो के लिए। यहां पे जीरो के लिए कुछ एम्बिग्विटी है। कुछ अथर्स ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस मे आर मे नॉट बी डिफाइंड फॉर जीरो। यानी सीक्वेंस जो है ये जीरो के लिए डिफाइन भी हो सकता है और डिफाइन भी नहीं हो सकता। तो कुछ अतर जो है वो सीक्वेंस को किस तरह डिफाइन करते हैं, कुछ अतर जो है वो सीक्वेंस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी इस नॉन नेगेटिव की जगह पे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उसका जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर होगा। किस लिहाज से, इस जीरो की वजह से, क्योंकि कुछ हालात में सीक्वेंस में हमारे पास एम्बिग्विटी आ सकती है। यानी जीरो के लिए वो सीक्वेंस जो है वो डिफाइन हो भी सकता है और डिफाइन नहीं भी हो सकता। तो इस वजह से कुछ अतर जो है वो क्या कहते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नॉन नेगेटिव का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। यानी हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is called a sequence। यानी अगर x सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल Sn is equal to 1 over n, 1 over n। अब अगर इस n की जगह पे मैं जीरो पुट करूं, जो कुछ अतर कह रहा है, जो एम्बिग्विटी उसमें आ रही है कि जीरो के लिए डिफाइन भी है डिफाइन भी नहीं है, अगर इस n की जगह पे मैं जीरो पुट करूं तो s of 0 this is equal to 1 over 0। डोमेन में तो जीरो हमारे पास क्या है, रियल है, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है।
लेकिन यहां पे अगर मैं 0 पुट करूं तो 1 ओवर 0 का रिजल्ट क्या आता है? अनडिफाइंड आता है, यानी इसका जो रेंज है वो हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। तो हमारे पास पता नहीं चलेगा कि हमारे पास जो 0 है डोमेन में वो किसके साथ क्या कर रहा है? करस्पॉन्डेंस में है, किसके साथ मैचिंग कर रहा है। तो कुछ इस तरह भी डिस्कस करते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और किताब में इस तरह डिफाइन हुआ है कि रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो 0 के लिए ये डिफाइन भी हो सकता है, डिफाइन भी नहीं हो सकता। अब अगर मैं एक सीक्वेंस को ले लूं Sn हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स है S1, S2, S3 अप टू सो ऑन Sn-1, Sn+1 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कोई से भी एक सीक्वेंस है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमारे पास ये Sn जो आपको नजर आ रहा है ये जनरल टर्म है। क्या है? जनरल टर्म है। जनरल टर्म से एक टर्म आगे है, वो है Sn-1, जिसको कहते हैं प्रेडिसेसर, PREDECESSOR, प्रेडिसेसर। और आपके पास इस जनरल टर्म के बाद क्या है? एक दूसरा टर्म आ रहा है Sn+1, जिसको कहते हैं सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर। जिस तरह आप लोग में उर्दू में पढ़ते हो साबिका और लाहिका। हमारा जनरल टर्म है Sn, इसका जो साबिका है वो क्या है? वो है प्रेडिसेसर, यानी Sn-1, और लाहिका यानी इसके बाद जो आ रहा है वो क्या है? Sn+1, यानी वो है सक्सेसर। वो क्या है? सक्सेसर है। अब अगर हमारे पास इस सीक्वेंस का फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है, if first and last term of the sequence are known, then the sequence is said to be finite sequence. अगर इनमें से फर्स्ट और लास्ट हमें नोन है, हमें मालूम है, तो उस सीक्वेंस का नाम क्या होगा? फाइनाइट। अदरवाइज हमारे पास ये सीक्वेंस क्या होगा? हमारे पास ये सीक्वेंस जो होगा ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ये हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। अब अगर मेरे पास कोई सा भी एक सीक्वेंस है Sn और इसकी मैं लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक सीक्वेंस है Sn, हमारे पास क्या है? कोई सा भी एक सीक्वेंस है Sn, और इस Sn का मैं लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, और इसका रिजल्ट जो है ये एग्जिस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, और इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है, यानी एग्जिस्ट नहीं हो रहा, एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसको हम क्या पढ़ेंगे कि दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इफ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट, देन इन दिस केस द सीक्वेंस इज नोन एज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज नोन एज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब हमारे पास इस पे एक दो एग्जांपल है, उस एग्जांपल को मैंने कैलकुलेट करना है और साथ में ये भी बताना है कि ये कन्वर्जेंट है अगर ये डाइवर्जेंट है, कि ये कन्वर्जेंट है क्या? डाइवर्जेंट। हमारे पास एक सीक्वेंस है Sn, दिस इज इक्वल टू 8n+3 डिवाइड बाय 8n डिवाइड बाय n+3। हमने इस सीक्वेंस को शो करना है कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो हमारे पास क्या है? दोनों साइडों का लिमिटिंग वैल्यू ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8n डिवाइड बाय n+3। अब जरा इस लिमिटिंग वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करो, यानी इस n की जगह पे
मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं, जब मैं इसकी जगह पे पुट करता हूं तो 8 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 3 यानी इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी। जब मैंने यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पुट की है n की, यानी इंफिनिटी पुट किया है, तो हमारे पास इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हो और वहां पे आपके पास इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है आपने उसको कॉमन करना है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है आपने इसको क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद आपने फिर इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास है ये क्या है, ये इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म है। अब हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हमारे पास 8n ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला कौन है, सिर्फ n है, तो ये 8n डिवाइड बाई नीचे से n को कॉमन कर लो तो n इंटू 1 प्लस 3 बाई n हो जाएगा। n कॉमन करने के बाद हमारे पास ये पोजीशन आ जाएगी कि n इंटू 1 प्लस 3 बाई n, तो ये n और ये n कैंसल, रिजल्ट आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 बाई n। अब ये हमारे पास लिमिटिंग रूल में जो है ये कोशेंट रूल है, यानी हमारे पास न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो लिमिट आप ऊपर भी ले लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8 और नीचे भी आप ले लोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 बाई n। अब हमारे पास 8 तो कांस्टेंट है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 1 प्लस इसके साथ आप लिमिटिंग वैल्यू ले लोगे, मैं डायरेक्ट इधर इंफिनिटी पुट कर रहा हूं, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 8 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 बाई इंफिनिटी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि लार्ज क्वांटिटी जो है वो डिनोमिनेटर में है, और कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा इतना रिजल्ट क्लोज टू 0 होगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 8 डिवाइड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू 8, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn जो सीक्वेंस है हमारे पास दिस इक्वल टू 8। अब 8 को देखो, 8 हमारे पास एग्जिस्टिंग रियल नंबर है और हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू ली है इस सीक्वेंस की और हमारे पास एग्जिस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, यानी हमारे पास जो रिजल्ट है n जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या है, दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी convergent sequence because limit n tends to infinity Sn is equal to 8 and 8 is existing real number, तो ये convergent sequence है। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है इसी लिमिटिंग वैल्यू पे जो सीक्वेंस का टॉपिक था, यानी हमारे पास अगर कोई सा भी एक सीक्वेंस है Sn, ये हमारे पास कोई सा भी सीक्वेंस है n की ताकत 5 प्लस n की ताकत 3 प्लस हमारे पास है 2 टोटली डिवाइड बाय 7 n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 3। अब हमने इसकी भी ये साबित करना है कि ये कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट। लिमिट इन वैल्यू दोनों साइडों का ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इधर भी मैंने ले लिया और इधर भी ले रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा n की पावर 5 प्लस n क्यूब प्लस 2 टोटली डिवाइड बाय 7 n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 3। अब लिमिटिंग वैल्यू को साबित करने से पहले, कैलकुलेशन से पहले इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो। जब मैं इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पुट करता हूं तो ये n है, n की जगह पे इंफिनिटी की ताकत 5 प्लस इंफिनिटी की ताकत 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 इंटू इंफिनिटी की ताकत 4 प्लस इंफिनिटी की ताकत 2 प्लस 3। इंफिनिटी का आप स्क्वायर लेते हो, आप फोर्थ ऑर्डर लेते हो, पावर लेते हो, फिफ्थ पावर लेते हो, जो भी लेते हो इसका रिजल्ट इंफिनिटी आएगा।
इंफिनिटी प्लस 2 नीचे आ जाएगा 7 इंटू इंफिनिटी प्लस 3। तो ऊपर से रिजल्ट आ गया इंफिनिटी प्लस 2, इससे इंफिनिटी आ गया, नीचे से भी रिजल्ट इंफिनिटी। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म, यानी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो इसके लिए मैंने अभी पहले एग्जांपल में आपको बता दिया है कि आपने ऊपर नीचे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है आपने इसमें से वो कॉमन करना है। यानी हमारे पास जो रिजल्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, this is equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमारे पास है n की ताकत 5 प्लस n की ताकत 3 प्लस 2 टोटली डिवाइड बाय 7 n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 3। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 5 है, तो हम ऊपर नीचे से n की ताकत 5 को कॉमन करेंगे। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की ताकत 5 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे 1 आ गया, ये हमारे पास 1 बाई n स्क्वायर आ गया और ये 2 बाई n की ताकत 5 आ गया। नीचे हमारे पास n की ताकत 5 को मैंने कॉमन किया है तो ये आ गया 7 बाई n, ये आ गया प्लस 1 बाई n क्यूब और ये प्लस आ गया 3 बाई n की ताकत 5। देखो n की ताकत 5 into 1 n की ताकत 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो n क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल 2 आ जाएगा। इसी तरह देखो n की ताकत 5 और इसको मल्टीप्लाई करो n की ताकत 4, n की ताकत 5 और 1 और n क्यूब ये मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आएगा। अब हमारे पास n की ताकत 5 और n की ताकत 5 कैंसिल। अब हमारे पास ये क्वोशिएंट रूल है, ऊपर भी आप लोगों ने लिमिट लेना है और नीचे भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 2 बाई n रेज़ टू पावर 5 टोटली डिवाइड बाय, नीचे भी लिमिट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गया 7 बाई n प्लस 1 बाई n क्यूब प्लस 3 बाई n रेज़ टू पावर 5। अब आपने हर एक के साथ अलग अलग लिमिट लेना है, मैं लिमिट पुट कर रहा हूं 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 2 ओवर इंफिनिटी की ताकत 5 टोटली डिवाइड बाय 7 बाय इंफिनिटी प्लस 1 ओवर इंफिनिटी क्यूब प्लस 3 ओवर इंफिनिटी की ताकत 5। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 0 प्लस 0, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी जो है वो एज ए डिनोमिनेटर आ रही है, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया रिजल्ट 0। 1 ओवर 0 ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, यानी 1 ओवर 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड के लिए मैं इंफिनिटी पुट कर रहा हूं, यानी हमारे पास जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास 1 ओवर 0 यानी अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी मैंने पहले डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इस सूरत में ये सीक्वेंस जो होगा ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू n की पावर 5 प्लस n क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाय 7 n की 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 3 इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का एक और भी एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल का तीसरा पार्ट है -1 रेज़ टू पावर n, -1 रेज़ टू पावर n। अब दोनों साइडों का मैं लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इधर भी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 की पावर n, यानी इंफिनिटी मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स लार्ज क्वांटिटी, यानी इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है। यानी हमारी कैलकुलेशन जो है
हमारे पास की बात नहीं है। n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब यह है, लार्ज क्वांटिटी है, इट इज नॉट, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। अब इस सिचुएशन में जो हमारे पास नजर आए -1 की पावर n और n टेंड्स टू इंफिनिटी यानी n बहुत बड़ा है, यहां पे दो सिचुएशन आ रहा है। -1 की पावर n, इसका रिजल्ट +1 आ रहा है। किस तरह? अगर हमारे पास ये n जो है ये इवन हो, अगर हमारे पास ये n जो है ये इवन है, यानी n की कीमत 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू सो ऑन, यानी इस n को मैं क्या कंसीडर करूं? इवन लार्ज क्वांटिटी कंसीडर करूं। यानी हमारे पास n टेंड्स टू इंफिनिटी, पहली सिचुएशन में अगर n को मैं इवन लार्ज क्वांटिटी कंसीडर करूं तो इस सूरत में हमारे पास इसका रिजल्ट +1 आएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? +1 आएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखो, -1 रेज़ टू पावर n, इसका रिजल्ट -1 आएगा। अगर हमारे पास ये n जो है ये हमारे पास क्या है? ऑड है। n हमारे पास क्या है? ऑड है। यानी n को मैं लार्ज क्वांटिटी कंसीडर करूं लेकिन ऑड में कंसीडर करता हूं कि n हमारे पास क्या है? हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन, यानी n जो है ये ऑड में लार्ज क्वांटिटी है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जहां पे हमारे पास यूनिकनेस नहीं होता, यानी हमारे पास जो वैल्यूज है वो सेम नहीं आ रही, तो इस सूरत में भी हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब यहां पे भी दो सिचुएशन है, दो पोजीशन है, यानी वही एक है -1 की पावर n, इधर भी -1 की पावर n है। अगर इस n को मैं इवन कंसीडर करता हूं तो रिजल्ट +1 आता है। अगर इस n को मैं लार्ज क्वांटिटी में ऑड कंसीडर करता हूं तो इसका रिजल्ट -1 आता है। यानी 1 एंड -1 आर नॉट यूनिक, इसका जो रिजल्ट है वो यूनिक नहीं है, यूनिकनेस इसमें नहीं है। तो हमारे पास सीक्वेंस की जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस वाली बात, कन्वर्जेंट वाली बात है, तो उसमें यह भी है कि अगर आपकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं है तो इस सूरत में आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? वो डाइवर्जेंट होगा। यानी इट शोज दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट यूनिक, द सीक्वेंस कैन नॉट अप्रोच टू वन स्पेसिफिक नंबर व्हेन -1 when n tends to infinity। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास n tends to infinity है, हमारे पास इसमें दो पोजीशन आ सकती हैं, यानी हमारे पास एक रिजल्ट आता है 1 और दूसरा आता है -1, यानी इसके जो वैल्यूज है इसमें यूनिकनेस नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि बाय डेफिनेशन लिमिट n tends to infinity s n this is equal to -1 की पावर n is divergent। ये भी हमारे पास क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। आई थिंक आप लोगों को सीक्वेंस समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सीक्वेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने सीक्वेंस पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट भी मैंने आप लोगों को उसमें बता दिया है कि अगर इस तरह है तो डाइवर्जेंट है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास डाइवर्जेंट है। मेरे ख्याल में आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नए टॉपिक के साथ और नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।